हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शंकर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट लर्न 98 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए जीएस और जीएस में दोनों स्टैटिक और जनरल स्टडी भी है और हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके आगामी परीक्षाएं जैसे पेट हो गया, यूपीएसएससी की जितनी परीक्षाएं हैं उन सब में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। आप देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो 50 क्वेश्चन हैं और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं, आप अपना स्वयं का आकलन भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट को देखिए, हो सकता है आपको एग्जाम में एक आध क्वेश्चन इससे आ भी जाए। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा चैनल है टारगेट लर्न 98 के नाम से। आप इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करवाएं। आइए शुरू करते हैं आज का। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्नलिखित विदेशी यात्री किस क्रम में भारत आए। यानी आपको बताना है कि सबसे पहले और सबसे बाद में कौन सा यात्री जो भारत में आया। देखिए, इसका सबसे पहले कौन सा है, सर टॉमस रो, फाहियान, हिंसन। सबसे पहले आएंगे ये फाहियान। फाहियान कब आया, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में, और ये आया हर्षवर्धन के समय में, और टॉमस रो आया जहांगीर के समय में। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, पहले हो जाए नंबर 1 पे फाहियान, नंबर 1 पे फाहियान, नंबर 2 पे हिंसन, नंबर 3 पे टॉमस रो। यानी इसका पहले सेकंड, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट। इसका सही ऑप्शन से राइट हो जाएगा। सबसे पहले कौन आया, फाहियान आया जो चंद्रगुप्त के समय में आया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, हेनसांग आया हर्षवर्धन के समय में, टॉमस रो आया आपके जहांगीर के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर पे है, इसमें पूछा हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ। यानी जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना उस समय हुआ था, तो उस समय भारत का सम्राट कौन था, किसके शासनकाल में हुआ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसमें पूछा हुआ है कि बाबर की आत्मकथा तुझो की बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी। वह थी, मतलब जो बाबरनामा लिखा गया, बाबरनामा या तुझ के बाबरी इसी को कहा जाता है, वह किस भाषा में लिखी गई थी। इसका सही ऑप्शन है तुर्की में। किस भाषा में, तुर्की में। और इसको किसने लिखा था बाबरनामा को, तो बाबर ने स्वयं लिखा था। बाबर को कलम और तलवार का सिपाही भी कहा जाता है। यानी बाबर की आत्मकथा जो है तुझकी बाबरी किस भाषा में है, तुर्की भाषा में है। तो इसका लेखक कौन है, स्वयं बाबर ही है। चौथा नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन पे है, निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसमें पूछा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा समुद्रगुप्त को। इसका डी ऑप्शन जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा हुआ कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। यानी विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय बिहार में है उसको किसने बनवाया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा धर्मपाल। किसने बनवाया था, धर्मपाल ने बनवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। नेक्स्ट पे है, इसमें पूछा हुआ कि नौ बौद्धवाद का प्रतिपादक कौन है। ये नौ बौद्धवाद के प्रतिपादक किसे कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा नौ बौद्धवाद के प्रतिपादक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नौ बौद्धवाद का प्रतिपादक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 7वें नंबर पर है, इसमें पूछा हुआ है निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यानी बाल गंगाधर तिलक ने किस अधिवेशन में यह कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहूंगा। इसका सही ऑप्शन होगा लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हुआ था उसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। इसका बी, ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, उसी में कहा था। नेक्स्ट पे है क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, इसमें पूछा निम्न में से किसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के लिए आह्वान या सत्याग्रह के लिए बुलाया था। उनका अखिल भारतीय संघर्ष का नेतृत्व सक्षम का प्रयास था। यानी इसमें पूछा हुआ कि महात्मा गांधी ने का सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सक्षम प्रयास था। तो ये पूछा किसके विरोध में हुआ था क्वेश्चन नंबर 8 का, तो रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट 1919 में आया था, तो उसी के विरोध में यह सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने बुलाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें पूछा हुआ है कि असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया। असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया? तो 1922 में। 1922 में, यानी जब ये चौरी चौरा कांड हो गया तो असहयोग आंदोलन को उसी वक्त समाप्त कर दिया गया था। जो 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा गोरखपुर में कांड हुआ था, उसी के बाद में इसको असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट पे है, इसमें पूछा हुआ है किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया। इसमें पूछा जो कंपनियां थी, सबसे पहले एक प्रकार से पूछ लीजिए, समझ लीजिए कि आप प्रत्यक्ष रूप से यही पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन सी कंपनी भारत में आई थी। इसमें ये इस टाइप से पूछा है कि यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। तो किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। पुर्तगालियों ने सबसे पहले यूरोपीय समुदाय थे जो भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। नेक्स्ट पे है, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें पूछा हुआ कि कृष्णा नदी पर निम्न में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, यही पूछा हुआ। तो इसका सही ऑप्शन है श्रीशैलम बांध। जो सी ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। श्रीशैलम बांध जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट पे है, इसमें पूछा निम्न में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, यानी जलीय जीव है। भारत का एक राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो आप सब जानते होंगे कि गंगा डॉल्फिन है। ये इसका संरक्षण प्राप्त है और ये भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव से घोषित किया गया है, गंगा डॉल्फिन को। नेक्स्ट पे है, इसमें पूछा निम्न में से दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र की वह पहाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित नहीं है। इसमें पूछा कौन सी पहाड़ी है दक्षिण भारत की जो तमिलनाडु राज्य में स्थित नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पालकोंडा। पालकोंडा जो है ये दक्षिण भारत में स्थित है, पर तमिलनाडु राज्य में नहीं है, केरल के आसपास में स्थित है। बाकी सेवराय, पालनी और जवादी ये सब कहाँ पे? तमिलनाडु और केरल दोनों में पड़ती हैं। सेवराय तो पूरा तमिलनाडु में है, पर जवादी और पालनी दोनों राज्य में पड़ती हैं। इसका पालकोंडा जो है ये तमिलनाडु में नहीं स्थित है। नेक्स्ट पे है, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने पूछा हुआ है इसमें कि भारत के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें आप छांटना है कि बताना भी है कि कौन सा कथन सही है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, नहीं छठा नहीं, यहाँ पे अगर 7वां दिया होता तो ये राइट हो जाता है। इसका क्या सही होगा? 7वां सबसे बड़ा देश है। ये पहला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड, भारत का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है संसार का, यह सही है। कर्क रेखा देश के बीच से होकर गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार में 2 बराबर भागों में काटती है। ये भी ठीक है। 23.5 अंश जो है ये कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। लास्ट ऑप्शन दिया है कि भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। नहीं, भारत पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय नहीं है, उष्ण शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। कुछ पार्ट इसमें उष्णकटिबंधीय और कुछ पार्ट शीतोष्ण में, यानी ये और ये फर्स्ट और चौथा गलत है, बाकी 2 और 3 सही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? 2, 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए होंगे। देखिए इसका सही ऑप्शन राइट होगा, यानी 2 और 3 जो ऑप्शन है राइट है, बाकी दोनों गलत है। नेक्स्ट पे है, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें पूछा मूल्यह्रास पे, यानी जो मूल्यह्रास किससे कहा जाता है या किससे कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी वाला, यानी भौतिक संसाधन के इस्तेमाल के दौरान, यानी जो मशीनें हम सब उपयोग करते हैं, मशीनों का या कोई अन्य वस्तुओं का, उसमें जो खराबी हो जाता है, टूट फूट हो जाता है, तो उसी को मूल्यह्रास कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट पे है, इसमें पूछा हुआ कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वाला, यानी 2 अक्टूबर 1975 में। कितने समय में? 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पे है, इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 18 पूछा कि प्रधानमंत्री आवास योजना यानी शहरी ग्रामीण के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटन 2022-23 में आवंटित की गई थी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022-23 में आवंटित की गई थी कितनी धनराशि? तो इसका सही ऑप्शन मिलेगा कितना? आपसे पूछा हुआ कि कितनी राशि उसको आवंटित की गई थी। इसका सही होगा 39,000 करोड़ रुपया। इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे है, इसमें पूछा हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी IMF जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। कब हुई थी? जुलाई 1944 में। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी। नेक्स्ट पे है क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें पूछा हुआ है कि संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में कितनी कंपनियों को शामिल किया जाता है? संवेदी सूचकांक है इसमें कितनी कंपनियों को शामिल किया गया है? तो 30 कंपनियां। इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कितना है? 30 कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें पूछा है कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, इसमें पूछा संसदीय शासन जो है इसका प्रमुख लाभ क्या है? तो सरकार के, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? कार्यपालिका विधायिका दोनों, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। यानी सी ऑप्शन जो है यह राइट हो जाएगा। संसदीय स्वरूप शासन व्यवस्था का प्रमुख लाभ ये होता है कि कार्यपालिका और विधानमंडल या विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति। हम विधानमंडल लिख उठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें पूछा निम्न में से कौन से अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख होगा या अभिलेख न्यायालय होगा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख होना कहा गया है? यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है उसका एक अभिलेख होगा, यानी जो अपना रिकॉर्ड रखेगा, जो निर्णय देता है। तो किस अनुच्छेद में ये कहा गया है? इसका सही ऑप्शन रहेगा 129, अनुच्छेद 129 में यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख होना कहा गया, यानी जो रिकॉर्ड होता है, जो निर्णय सुनाता है, उसको सुरक्षित रखेगा। नेक्स्ट पे है, इसमें पूछा हुआ कि भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी में से निम्न में से किसे हटाया गया? यानी जो संविधान संशोधन हुआ 44वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटाया गया है? इसका सही ऑप्शन संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति का अधिकार जो है पहले हमारा मौलिक अधिकार था, जिसको हटा के सिर्फ संवैधानिक अधिकार कर दिया गया। इसको आर्टिकल 300A में रखा गया है। नेक्स्ट पे है, इसमें पूछा हुआ है आपसे कि निम्न में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली से अविच्छिन्न तत्व है? यानी कौन सा ऐसा तत्व है जिसे संविधान से अलग नहीं किया सकता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ये वाला, कार्यपालिका और विधायिका का समायोजन। मतलब कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक ही में रहती हैं, या अविच्छिन्न, मतलब इसको अलग नहीं किया सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें पूछा हुआ है संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने का परिकल्पना की गई है? यानी संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख है या 3 प्रकार की पंचायतों को बनाने का परिकल्पना की गई है? इसका भाग 9 में पंचायतों गठन की बात की गई है, तो इसमें भाग 9 है, भाग 9 है, उसी में कहा गया है कि 3 प्रकार की पंचायतें के गठन के बारे में कहा गया है, अनुच्छेद 243 में। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा हुआ कि वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र निम्न से कौन सा है? यानी जो वाहन होते हैं उनके जो उसमें मीटर लगा होता है, जो दूरी को मापते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ओडोमीटर। इसका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का सी वाला, यानी ओडोमीटर। जो ओडोमीटर होता है उसी के द्वारा मोटरसाइकिल या अन्य जो वाहन है उन समय दूरी मापने का यंत्र लगा रहता है, उसे कहा जाता है ओडोमीटर। नेक्स्ट पे है, इसमें पूछा हुआ निम्न में से कौन सा परमाणु प्रतिरूप प्लम-पुडिंग नाम से प्रसिद्ध है? प्लम-पुडिंग के नाम से कौन सा परमाणु प्रतिरूप प्लम-पुडिंग नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका थॉमस का परमाणु मॉडल जो है ये परमाणु-पुडिंग के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पे है क्वेश्चन नंबर 28 है। 28
इसमें पूछा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो पूछा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन होगा संघ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो संघ है ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है या फाइलम। क्वेश्चन 29 है, इसमें पूछा हुआ है आपसे कि हरित लवक में पाया जाता है, हरित लवक में क्या पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है, थाइलेकाइड भी पाया जाता है और क्वांटासोम भी पाया जाता है, यानी इसका डी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी हरित लवक में पाया जाता है, राइबोसोम, थाइलेकाइड और क्वांटासोम भी पाया जाता है, यानी उपयुक्त में से तीनों इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा हुआ है कि निम्न में से किस पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमा होता है, यानी किस पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमा होता है। इसमें यही पूछा कि लैक्टिक अम्ल का जमाव किस पेशी में होता है, तो इसका सही ऑप्शन मिलेगा ऐच्छिक पेशियों में। जो हमारी ऐच्छिक पेशियां शरीर की उसी में लैक्टिक अम्ल का जमा होता है। लैक्टिक अम्ल से क्या होता है, तो आपको थकान महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, ये हिंदी का है। इसमें पूछा रामायण, रामायण में कौन सी संधि है, रामायण का कौन सी संधि है आपको बताना है। इसका हो जाएगा राम प्लस आयन, तो यह कौन सी संधि हो गई आपकी, रामायण में दीर्घ संधि हो गई, यानी इसका सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, राम प्लस आयन बराबर रामायण। नेक्स्ट पे है स्थिति शब्द का विलोम, स्थिति शब्द का विलोम क्या होता है, स्थिति मतलब किसी को चाहना, और अनिश्चिति का अर्थ होता है जिसको किसी को ना चाहना। इसका 32वां का ऑप्शन का बी वाला सही हो जाएगा अनिश्चिति। स्थिति शब्द का विलोम है अनिश्चिति। नेक्स्ट पे है खिड़की शब्द का पर्यायवाची है, जो खिड़की शब्द का है उस खिड़की शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो गवाच होगा। क्या होता है खिड़की शब्द का पर्यायवाची, गवाच। या आप याद रखिएगा खिड़की शब्द का पर्यायवाची अगर आपसे पूछ दो गवाच होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इसमें पूछा निम्न में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित शब्द अशुद्ध हैं। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा कि पूछा कौन से शब्द का वाक्यांश है उसमें अशुद्ध पूछा, ना कि शुद्ध। वह जो क्षमा करने योग्य हो, क्षमाशील, भूख से व्याकुल, सुधातुर, ये तो सही है इसका। कटा फटा हुआ, छत बिच्छत, ये भी सही है। किसी ग्रंथ के अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा जाता तो छेपका, तो ये भी सही है। पर जो वह जो क्षमा करने योग्य हो उसे क्षमाशील कहते हैं, इसका ये ऑप्शन जो है गलत है। इसमें अशुद्ध पूछा तो पहला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्वेश्चन के हिसाब से सही है। नेक्स्ट पे है, इसमें पूछा निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। आपको इन शब्द 4 शब्द दिए हैं, आपको स्त्रीलिंग शब्द इसमें से बताना है कौन सा होगा। तो आय जो है वह शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट पे है क्वेश्चन नंबर 36 है, इसमें पूछा निम्न में से नैतिक शब्द का विलोम शब्द है। नैतिक का विलोम क्या होगा आप सब जानते होंगे, वैसे नहीं जानते हो जान लीजिएगा। नैतिक शब्द का विलोम होता है अनैतिक, इसका सी ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। नैतिक का क्या होगा अनैतिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से एक प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। इसमें पूछा कौन सा शब्द है जो एक प्रत्यय जिसमें अंत प्रत्यय मतलब होता है जो शब्द के किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देता है, तो उसी को प्रत्यय कहा जाता है। इसमें यह पूछा हुआ कि कौन एक प्रत्यय किसके अंत में नहीं लगा है, तो धार्मिक में लगा हुआ है, सामाजिक में भी लगा हुआ है, नैतिक में भी लगा हुआ, पर सार्थक में एक प्रत्यय नहीं लगा है। इसमें सार्थक अक लगा है इसके अंत में, इसलिए यह इसका डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। बाकी ये सब में एक प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन 38 है। इसमें पूछा हुआ है संयम संधि रूप का संधि विच्छेद कीजिए। संयम जो शब्द है इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। संयम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सम प्लस अयम, इसका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। संयम को ऐसे लिखा जाएगा सम प्लस यम बराबर संयम। नेक्स्ट पे है, इसमें पूछा हुआ आपसे कि निम्न में से मापदंड के पर्यायवाची है। इसमें पूछा मापदंड का कौन सा पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा कि मापदंड का कौन सा पर्यायवाची है। इसका पर्यायवाची सही पर्यायवाची मानक, मापदंड का अर्थ होता है मानक भी होता है, पैमाना भी होता है, प्रतिमान होता है, यानी इसका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। कसौटी होता है पर बुनियाद नहीं होता, इसमें दाम, गुणिक, मलिक ये सब नहीं होता है, इसका बी ऑप्शन जो है राइट है।
नेक्स्ट पे है क्वेश्चन नंबर 40 है। इसमें पूछा हुआ आपसे जिसमें जिसमें कोई संदेह ना हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द है, यानी जिसमें कोई संदेह ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? निसंदेह। तो डी ऑप्शन जो है राइट होगा। जिसपे कोई संदेह ना करे उसे क्या कहता है? निसंदेह। क्वेश्चन नंबर 41 है। इसमें पूछा भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ये आप सब जानते हैं, एशियाटिक जी का क्वेश्चन है कि इसमें तो डायरेक्ट फैक्ट है कि किस राज्य की भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो आप सब जानते हैं कि इसके डी ऑप्शन जो है गुजरात। गुजरात की तटरेखा जो है सबसे अधिक लंबी है। नेक्स्ट पे है केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसमें पूछा केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। नहीं, लखनऊ में। कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट पे है, इस पे पूछा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है? यानी जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वही पूछा हो कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है। इसका सही ऑप्शन है क्या? द हेग। हेग में है इसका मुख्यालय। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड के हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 44 है। इसमें पूछा निम्न में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? इसमें कौन सा ऐसा पुरस्कार है जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है? यही पूछा आपसे। इसका सही ऑप्शन रहेगा कौन सा है? ग्रैमी। ग्रैमी अवार्ड है जो केवल संगीत से संबंधित है। बाकी आजकल फिल्मों और गानों सभी के लिए दिया जाता है, पर ग्रैमी अवार्ड सिर्फ संगीत के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट पे है, इसमें पूछा रिंगटिंग किस देश की मुद्रा है? रिंगटिंग जो है यह किस देश की मुद्रा है? इसका सही ऑप्शन होगा क्या होगा? मलेशिया। रिंगटिंग कहाँ की मुद्रा है? तो मलेशिया की मुद्रा है। आपसे एक क्वेश्चन इससे मुद्रा से आता ही है कि कौन सा मुद्रा कहाँ पे चलता है। तो रिंगटिंग कहाँ की है? मलेशिया की। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा हुआ कि गीत गोविंद किसने लिखा? जो गीत गोविंद एक किताब है या बुक है, इसकी रचना किसने किया है? तो जयदेव ने किया है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जयदेव की एक रचना है गीत गोविंद। नेक्स्ट पे है, इसने पूछा नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? नवकलेश्वर जो उत्सव है वह किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन है उड़ीसा। नवकलेश्वर कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा राज्य से संबंधित है, एक उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा हुआ कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। इसको आपने पूछा 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं? तो चीन हो गया, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। इसका सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। कौन कौन से? चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। ओके, कनाडा इसमें नहीं है, कनाडा नहीं है, जर्मनी भी नहीं है, ये सब देश नहीं, बाकी यही 5 देश हैं जो अस्थायी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। यह पूछा साजन प्रकाश किस से संबंधित है, यानी किस खेल से संबंधित है? जो साजन प्रकाश है वह किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। तो बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, आपके सामने है। इसमें पूछा हुआ कि भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया था? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। जी दोस्तों, आज हम 50 क्वेश्चन लेके आए थे जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह किसी न किसी परीक्षा में पूछे भी गए हैं, और यूपी जो पेट आने वाला है, एग्जाम होने वाला है, उसमें पूछे जाने की संभावना है। एक आध क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाएंगे इससे, और अन्य एग्जाम है जिसमें जीएस और हिंदी आती है उसमें भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ दोस्तों, हमारा चैनल का नाम है टारगेट लर्न 98। आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।